प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मेधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, KCMT, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपेश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि शासन की ऐसी क्या योजनाएं हैं, चूंकि वो राजस्व के मंत्री हैं, कि जो उद्योग धंधों को अब नई संजीवनी देने का काम करेंगी। हाँ, बैठ के बैठिए। बरेली के संदर्भ में उद्योग व्यवसाय और हमारी योगी सरकार के द्वारा उस संबंध में क्या किया गया है, मैं समझता हूँ ऐसा मुझसे प्रश्न किया है। हमारी सरकार ने उद्योग धंधों के विकास के लिए 2017 में इन्वर्टर्स समिट लखनऊ में आयोजित की थी। 2018 होगी या शायद 1918, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। और उसमें देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लखनऊ में आमंत्रित किया और सरकार ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उद्योग व्यवसाय यहाँ पर खड़े करें, हम हर प्रकार से आपको सहयोग करेंगे और हर प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। ऐसा उस समिट में किया गया था। बहुत सारे उद्योगपतियों ने उसमें अपनी सहमति भी जताई थी और हमारी सरकार ने यहाँ पर वातावरण बनाने का भी पिछले 3-4 वर्षों में काम किया कि लोग उद्योगपति यहाँ आकर्षित हों। हमारे नौजवान बड़ी संख्या में व्यवसाय उद्योग और उनके माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी संख्या है ऐसी, और अपने को रोजगार योजित करने के हिसाब से उनको दूसरे प्रदेशों में जाना आना पड़ता है, दूसरे देशों में जाना पड़ता है। ऐसी बड़ी संख्या है, उनको यहाँ पर ही अपने प्रदेश में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। कितने उद्योग धंधे आए, कितने व्यवसाय यहाँ पर अब तक शुरू हो गए, उसके बारे में मुझे बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है, पर फिर भी जैसा आपने बरेली के संदर्भ में कहा, मैं लगभग 30-40 सालों से बरेली में छोटा था, पढ़ता था, तब से देखता हूँ यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग, फर्नीचर उद्योग यहाँ का एक अपने आप में बेमिसाल उद्योग था। सारे उत्तर प्रदेश को नहीं, देश भर में यहाँ से फर्नीचर तैयार होकर जाता था, मैं देखता था। बेंत का उद्योग, ये हैं छोटे छोटे उद्योग, पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते थे और अपनी एक अलग पहचान थी बरेली की। सुरमा उद्योग, जरी का उद्योग, ये सब बरेली की एक पहचान थी किसी समय में। अभी भी इस उद्योग का कोई निराशाजनक वातावरण तो नहीं है, परंतु चल रहा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय में, चावल का उद्योग मेरे क्षेत्र में रिछा, बेहड़ी, धौरा टांडा, यहाँ पर हजारों की संख्या आती है जहाँ पर चावल का, अच्छे चावल का तैयार किया जाता है। राइस मिलर्स हैं। हालांकि मेरी अभी मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम लोग तो ज़रा चावल उद्योग को उसमें नहीं देते अहमियत, पर और बहुत सारे व्यवसायों के बारे में मेरी अभी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया हम यहाँ पर 250-300 ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ यहाँ पर खड़ी किए हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसा उसके माध्यम से कुछ काम यहाँ पर बढ़ रहा है। एक दो बातों की ओर और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरी बेहड़ी में ही लुधियाना में बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाने का, कपड़े की सिलाई का ये सब कारोबार होता है।
लुधियाना के बाद बहेड़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो कारोबार हमारे वहाँ के छोटे छोटे लोगों ने घरों में कारोबार करते, छोटे छोटे कारखाने घरों में चल रहे हैं और मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए का प्रतिदिन का टर्नओवर है उनका। यहाँ पर माल घरों में तैयार हो रहा है। बहेड़ी प्रॉपर में कम से कम 30-40 छोटी छोटी इकाइयाँ, मैं समझता हूँ ट्रकों से सैकड़ों ट्रक कपड़ा वहाँ आता है, वहीं से तैयार होता है, तैयार होकर उनकी पैकिंग वगैरह वगैरह उनके, और ये व्यवसाय वहाँ के गांव में भी चल पड़ा। गांव में भी अब छोटे छोटे कारखाने, बड़े कारखाने ऐसे लगे हैं और करोड़ों रुपए का ऐसा व्यवसाय जिसमें अशिक्षित, कम पढ़े लिखे ऐसे नौजवान, महिलाएं, बच्चे, उनको सबको वहाँ उनमें कारोबार मिल रहा है। अब ये जिस विषय को यहाँ पर आप सबने शुरुआत किया है, मैं जो इस विषय पे बोल रहा हूँ वो शायद उससे मेल नहीं खाता। आप तो मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं। फिलहाल वो सब जितना ऐसा व्यवसाय गांव-गांव शुरू हुआ है और अनरजिस्टर्ड व्यवसाय है और सरकार को भी कोई उससे राजस्व प्राप्त होता होगा, मैं नहीं समझता मिलता होगा, पर रोजगार जरूर दिया है। गरीब लोगों के लिए बनने वाला वो कपड़ा और सिलाई किया हुआ वो जगह गांव के मार्केट, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी यहाँ से कपड़े का, तैयार कपड़े का, रेडीमेड कपड़ा जाकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ से होती है। ऐसा तो मैंने अनुभव किया है। बाकी बरेली का अच्छा यहाँ पर उद्योग व्यवसाय विकसित हो, अभी मैं चर्चा कर रहा था भाई से, अपने मेगा फूड पार्क हमारे बहेड़ी में लगभग 300 एकड़ जगह है जिसको डेवलप कर दिया गया है। सड़कें बन गई, आने जाने के रास्ते बन गए। मैं भाई से अभी बात कर रहा था, मैंने हमारी तरफ उद्योग व्यवसाय वहाँ पर क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ पर लगाने चाहिए। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी, यानी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे क्षेत्र के ही नहीं, बहेड़ी के ही क्षेत्र नहीं, नवाबगंज, बहेड़ी, मीरगंज, उधर मिला रामपुर का इलाका और पीलीभीत के जिलों के बड़ी संख्या की लेबर रुद्रपुर जाती है, सितारगंज के सिडकुल में जाती है, वहाँ काम करती है। हजारों की संख्या वहाँ हमारे क्षेत्र की रोजगार की दृष्टि से पहुँच गई है। यहाँ पर कोई रोजगार व्यवसाय नहीं है, उधर जाकर रोजगार करते हैं। व्यवसाय तो नहीं है, मजदूरी करते हैं लेबर ऐसी। तो धीरे धीरे वहाँ के उद्योग धंधे भी बंद हो रहे हैं, या किन्हीं कारणों से भी जो भी उनका टैक्सेस वगैरह में जो भी सरकार की छूट का टाइम रहा होगा वो ख़त्म हुआ है, इसलिए इंडस्ट्रीज वहाँ से हट रही हैं। वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आकर्षित हों, बरेली में आए तो ऐसा हो सकता था, पर अभी भी उसमें कोई व्यवस्था ठीक सुधार हुआ नहीं है। हमारी सरकार की कोशिश है, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये विषय रखा था कि वहाँ के बहुत सारे उद्योगपतियों को हम यहाँ पर आकर्षित करें, जिससे यहाँ पर व्यवस्थाएं, सुविधाएं, बिजली की, आने जाने की, ट्रांसपोर्ट और उनका बाहर सारा व्यवस्थाएं बने, डिमांड सप्लाई की जरा व्यवस्था बने, तो फिर यहाँ पर ये कारोबार विकसित हो सकता है। मैं मंत्री जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ मेहताब सिद्दीकी जी मौजूद हैं, एमडी रेडिसन होटल, और इसी बरेली की सरजमी से आते हैं। और जो मंत्री जी ने कहा कि यहाँ के उद्योगपति और बाहर के उद्योगपति यहाँ पर आकर्षित हों, जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वो न केवल तेजी से घूमे बल्कि बरेली का जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आए। मेहताब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने होटल आपके हैं, और चूंकि आपके नाम में एक लैंडमार्क है, बरेली में पहला जो 5 सितारा होटल है वो आपने दिया है, और अब आगे एक श्रृंखला है पूरी की बरेली में लगातार जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी खुलने की शुरुआत हो चुकी है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बरेली अपना न्यूज़ बरेली अधिवेशन के लिए, जो इस तरह का इवेंट रखा गया है यहाँ पर, और इस तरह के इवेंट से आगे आने वाले वक्त में काफ़ी हेल्प होगा और एक बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर डेवलप होगा। मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ एंड 30 साल पहले बॉम्बे चला गया था। यहाँ पर एयरपोर्ट का काफ़ी 10-12 साल से सुन रहा था कि एयरपोर्ट खुलेगा। बरेली आया हुआ था तो एयरपोर्ट की न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में पढ़ी, और उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। कहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बाद में मैंने कहा एक मौसमी रिसोर्ट भी यहाँ पर खुला हुआ है, वो भी देखने जाता हूँ। तो मौसमी ऑटो रिक्शा से 100 रुपये दिए, रिक्शा वाला लेकर आ गया, पूरा घुमा कर लेकर गया। ये एक अनकम्प्लीट यानी कि 40 रूम्स का 32 रूम का होटल तैयार खड़ा हुआ था यहाँ पर, और इसको मैंने देखा। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है? बोले ये एक होटल बनाया था, बारात घर बनाया था, जो बेचना चाहते हैं ये। अरे मैंने कहा भाई हमसे कांटेक्ट कराइए। हमने उस होटल को आकर यहाँ पर देखा,
जहां पर जो वॉचमैन एक 85 ईयर ओल्ड, आज भी मैंने उनको अपने काम पर रखा है, वो खोलने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा इस होटल का ओनर मैं ही हूं, आप दरवाज़ा खोलिएगा। ये मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हेजिटेट हुए, 85 ईयर ओल्ड, दरवाज़ा खोल दिया, गया फटाफट 4 माला चढ़कर घूम कर आ गया, ऐसे ओनर का नंबर लाओ। वो बोलते हैं आपने अभी कहा आप ही ओनर हो इसके। भाई ओनर दुबई में थे, बातचीत किया, दिल्ली में मीटिंग किया और इस होटल को मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर जो भी था, और एक बरेली को बिलोंग करता था तो मैं ये चाहता था, देखिए मेरे बॉम्बे में हिल्टन बॉम्बे है, हयात रीजेंसी, हयात प्लेस पूना, ग्रैंड हयात गोवा, मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए सीईओ का काम करता हूँ वहाँ पर। और एक बरेली सिटी के अंदर इस चीज़ को देखा, मैंने कहा पर इसको डेवलप करते हैं, कुछ लोन वगैरह लेंगे, कोई भी नेशनलाइज बैंक, हमारा आईपीओ आ चुका है बॉम्बे में, 10,000 करोड़ की रुपीस की हमारी कंपनी है। तो एक बरेली में अपने वतन में जहाँ पैदा हुए हैं और इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ देना चाहता हूँ। और मेहताब जी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि आपने अचानक से एक बिल्डिंग को देखा और आपने ये मन बना लिया कि मुझे इस बिल्डिंग को खरीदना है, लेकिन जब हम बात उद्योग क्षेत्र की करते हैं, वाकई हमने ये दौर भी देखा जब कोरोना काल चला और 2 साल में उद्योग जगत को एक बड़ी चपत लगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आपको उस दौरान कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आप उससे कैसे उभर कर सामने आए? मुझे जो कोविड टाइम के अंदर 98% लोग बोलेंगे काफ़ी नुकसान हुआ, बस कोविड काल में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जितने भी लोग दुनिया भर से वापस बरेली गांवों में, शहरों में आ गए थे जहां काम रोजगार नहीं था, बाय रोड बाय ट्रक या जैसे भी कर मैंने यहाँ पर पथरा लगाकर, टाट लगाकर, चटाई लगाकर काम किया, उनको रोजगार दिया, यहाँ पर लेबर्स को, कारपेंटर को, प्लम्बर को, और मेरा होटल कोविड काल में ये रेडी हो गया। मुझे कोविड काल से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। दूसरा चीज, कोविड लोन गवर्नमेंट का, मोदी जी की इतनी बेहतरीन स्कीम कि जिन लोगों के ऊपर 31 मार्च 2019 को अगर 5 करोड़ का भी लोन है या 5,000 का भी लोन है, उसके ऊपर हम 20% आपको और फंडिंग देंगे 2 साल के लिए। वो भी मेरे लिए एक बेनिफिट हो गया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैंने लोन लेकर इस होटल को खरीदा, बनाया, उसका एडवांटेज मिल गया, मुझे फ्री में लोन मिल गया 6 to 7% में, बताइए। तो ये भी एक क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। तो मैं समझता हूं कि कोविड काल में मैंने यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया है, ना ही मैंने बॉम्बे, पूना, गोवा से किसी भी स्टाफ को जाने के लिए दिया। ऐसा कहा आप 15 दिन काम कीजिए, 15 दिन हम काम करेंगे, 50% सैलरी आपको मिलेगी, 50% हमको मिलेगी। किसी को निकाला नहीं, रोजगार बरेली में भी दिया, पूना में भी दिया, गोवा में भी दिया, बॉम्बे में भी दिया, एक स्टाफ को निकाला नहीं। जबकि बड़ी बड़ी ब्रांड मैरियट, हिल्टन, अदर हयात ब्रांड्स ने सभी स्टाफ को 200-400 लोगों को निकाल दिया। वो आज भी जॉबलेस है, बट मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जिन जिन लोग को निकाला गया था, अच्छे थे, क्रीम ऑफ स्टाफ था, मैंने उनको बरेली में अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे यहाँ पर जितने भी मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, वो बॉम्बे, पूना से बिलोंग करते हैं, और वो लोग को फक्र है उस चीज़ के ऊपर कि मैंने कोविड टाइम पे उनको तनख्वाह दी। बॉम्बे की तनख्वाह तो मैं बरेली में नहीं दे सकता हूँ। बरेली में एडीआर में मेरा जो रूम का रेट है, मैं बॉम्बे में 10,000 से 18,000 रुपये तक का कमरा बेचता हूँ। गोवा में 6 लाख रुपया पर डे का भी एक मेरे पास में प्रेसिडेंशियल स्वीट है। तो वो सैलरी ना देकर एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट दिया, का घर चला, और लेबर्स लोग ने भी काफ़ी एंजॉय किया, जो आज भी याद करते हैं कारपेंटर लोग कि आपने कोविड काल में हमारे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस दिया। जी, अभिनव जी से जानना चाहूँगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। बरेली को अभी तक एजुकेशन और मेडिकल का हब माना जाता था, अब उद्योगों की कमान आप जैसे युवा लोगों के कंधों पर है। किस तरह का विजन है इस बरेली को आगे ले जाने का? जैसा कि मैंने इस सत्र का टॉपिक रखा है, बदलते उत्तर प्रदेश का बदलता बरेली, तो सब लोग देख रहे हैं कि बरेली बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, विजन क्या है? धन्यवाद आशीष भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बरेली गत 4 या 5 साल में मेरे हिसाब से उद्योगों की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बरेली, जैसे कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि जरी और फर्नीचर की तरफ पहले उसका ज़्यादा रुझान था, या सूरमा नगरी के नाम से फेमस था, पर अगर आप देखेंगे तो इधर आकर के लगभग 40 से 50 छोटे वुड से रिलेटेड, मतलब बरेली एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र की लकड़ी की मंडी बन चुकी है। प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत आ गई हैं, प्लाईवुड से रिलेटेड विनियर के काम यहाँ लोगों ने बहुत किए हैं। तो बरेली एक आसपास के क्षेत्र में, या तो है यमुनानगर, सहारनपुर, या मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में बरेली
इस टाइम सबसे बड़ी मंडी बन चुकी है लकड़ी के क्षेत्र में। तो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि वहाँ पर लेबर बेस्ड वर्क ज़्यादा है। तो 8 से 10 तो अच्छी बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लग गई हैं। बाकी जो विनियर के काम है उसमें भी लोगों ने काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट्स किए हैं, काफ़ी कंसोर्शियम बने हैं। रामपुर में भी जो किटप्लाई थी वो भी बरेली के कुछ लोगों ने मिलकर के उसको टेक ओवर किया, उसको चला रहे हैं आज। तो बरेली एक बहुत बड़ा लकड़ी का हब बन गया है। साथ में एडिबल ऑयल, वेलकोलू और खंडेलवाल एडिबल्स तो खैर जाने वाले नाम है। इसके अलावा भी मारवाड़ीगंज, माधोबाड़ी में बहुत नॉन ब्रांडेड लेवल पे भी काफ़ी तेल का काम बरेली के अंदर होता है। दाल मिल बरेली में बहुत पुरानी थी, बीच में थोड़ा सा स्लंप में आ गया था, लेकिन जब से ये रेलवे रैक सिस्टम चालू हुआ तब से दोबारा उसमें संजीवनी आ गई है और अच्छा दाल मिलें कर रही है हमारी। फरीदपुर और रजऊ की तरफ एक नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन गया है। पीछे गवर्नमेंट ने 24 आवर्स बिजली का वहाँ पर सब स्टेशन लगाया, जिस वजह से आज उस क्षेत्र में लगभग 70 से 80 प्रतिष्ठान, उद्योग, कॉलेजेस हर तरह के रन कर रहे हैं। तो बरेली अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से उत्तरांचल बहुत पास है। उत्तरांचल का तो खैर विकास बहुत बाद में हुआ, पर बरेली उससे इतने अच्छे से कनेक्टेड है कि वहाँ के लोग आज भी बरेली पे बहुत डिपेंड करते हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। वहाँ के लोग यहाँ पर आके जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, आगरा भी 250 है और लखनऊ भी 250 है। तो आप बरेली की अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर बरेली में काम हो सकता है और जो हो भी रहा है। पहले मैं ये समझता हूँ कि यंग जनरेशन इंडस्ट्रीज में आना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिस तरह के सिस्टम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी, आदमी को अपनी फाइल पास कराने के लिए लखनऊ के, दिल्ली के इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, तो वो टेम्परामेंट अब नहीं है। पहले के लोगों में था, काम चलता था, पर जिस तरह से अब सिस्टम चेंज हुआ है, जीएसटी सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया है, मैं समझता हूँ सिंगल विंडो है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया, इन्वेस्टर्स मीट हुई थी लखनऊ में, हम लोग सब वहाँ गए भी थे। तो सरकार की मंशा तो बहुत क्लियर है और ये इस मंशा को देखते हुए आज का हमारा यूथ इस तरफ अट्रैक्टेड है। वो जो पहले सोचता था कि मैं तो अमेरिका और बाहर जाकर के ही जॉब करूंगा या वहाँ पर रहूंगा, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। पिछले 4 सालों में डेफिनेटली बरेली ने ये चेंज देखा है। जी अभिनव जी, जैसे आपने बताया कि युवा जो है अब आकर्षित हो रहा है अपने शहर की तरफ, जो ब्रेन ड्रेन है वो नहीं हो रहा है, लोग बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने शहर में रोजगार करना चाहते हैं। मेरे साथ केशव मिश्रा जी मौजूद हैं, इनका प्रतिष्ठान है स्क्वायरल नट्स और एक नया प्रयोग इन्होंने किया है। शहर में तमाम आउटलेट्स खोले हैं और कोविड में भी लोगों ने ये कमी महसूस की कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी बहुत आवश्यकता है न्यूट्रिशंस के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से कि ये डिफरेंट विजन आया कि अलग अलग आउटलेट्स खोले जाएं और केवल ड्राई फ्रूट्स के खोले जाएं। सर्वप्रथम यहाँ पे मौजूद सभी गणमान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथियों को मेरा नमस्कार। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि यहाँ बैठ के मैं अपने विचार उपस्थित कर सकूँ और ये मंच साझा कर सकूँ आप सभी लोगों के साथ। और देखिए, अभी जो मैं बात कहूँगा, ताली आप लोगों को उसी पे ही देनी है। देखिए, हम लोग बरेली अधिवेशन, शायद ही इस चीज़ की परिकल्पना पहले हम लोगों ने कभी की थी। बरेली अधिवेशन, वो भी रेडिसन होटल में, वो भी नियर बरेली एयरपोर्ट। ये एक, अब मैं क्या कहूँ, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यंगस्टर्स एज वेल एज द एंटरप्रेन्योर्स। इससे आगे मैं भी कहूँगा शायद ये अपने आप में एक, जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि मैं बरेली से ही पढ़ा लिखा हूँ, यहीं का मेरी अपब्रिंगिंग यहीं पे ही हुई और हायर एजुकेशन मेरी कानपुर से हुई है। आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम एचबीटी कानपुर। उसके बाद मैं अपना सेल्स एंड प्रोडक्शन एक जॉब में चला गया था। उसके बाद एक बिज़नेस का आउटकम मेरे माइंड में था कि मुझे कहीं ना कहीं बिज़नेस क्लिक कर रहा था कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो ड्राई फ्रूट्स वॉज सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि उस पर किसी का ध्यान नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर था, लोग एफएमसीजी को बहुत नीचे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो गारमेंट देख लीजिए, आप ट्रैवल देख लीजिए, आप टूरिज्म देख लीजिए, ये एक ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत हाई एक मिलती है और एफएमसीजी को एक बहुत वैसे करके देखा जाता था। तो उस फील्ड को हमने टच किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकार का, और जो मतलब फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं लेके चलूँगा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कहना था कि आप सभी सड़कें, बिजली, पानी, इन सब को एक साथ सभी गांव और शहर को जोड़ दीजिए तो विकास अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब उसके बाद हालांकि उनको मौका नहीं मिल पाया, सरकारें आती रही, बदलती रही, लेकिन जब से बीजेपी, मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं बात कर रहा, ये एज अ
आप नेकेड आई से भी ये डेवलपमेंट देख सकते हैं अपने सामने। और जो 6 और 7 पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट वन द कम्युनिकेशन, चाहे वो डिजिटल प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। तो जो एक बिजनेस की सप्लाई चेन, बिजनेस का कम्युनिकेशन है, वो इतना रैपिड और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है फॉर आवर यंगस्टर्स एज वेल एज द एंटरप्रेन्योर्स हु आर कमिंग अप। और मैं चाहूँगा कि यंगस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नेंस उनका साथ दे रही है और हर फील्ड में उनको आगे बढ़ने की एक वो है और वो लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। केशव जी, एक सवाल मेरा भी आपसे। आपने अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि आपने भी कहीं ना कहीं एक नया बिजनेस खड़ा करने का सोचा बरेली में, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना काल में वाकई लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग संक्रमित हो रहे थे खासतौर पर, उनको एक हद तक न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी। आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान पर आपने काम भी किया और ड्राई फ्रूट्स को लेकर के आपने एक बिजनेस का स्टार्टअप किया। ऐसे में जब स्टार्टअप्स का जिक्र हम करते हैं तो स्टार्टअप को लेकर के अक्सर युवाओं को हमने देखा है कि वो सहम जाते हैं। स्टार्टअप के आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन वो उनको लागू नहीं कर पाते हैं और उन्हें धरातल पर नहीं उतार पाते। ऐसे में आप यंगस्टर्स को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो स्टार्टअप पर ध्यान दें और आगे बढ़ें? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मेरे सामने विनय खंडेलवाल जी बैठे हैं। उनका मैं सब लोगों को यहाँ पे देखता हुआ आया हूँ जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं, चाहे वो इतनी बड़ी उनकी ब्रांड्स उन्होंने मेरे सामने ही डेवलप करी है। मैं उन्हें उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ और ये सब चीज़ें मैंने अपना द ग्रोथ इज़ पेनफुल, ग्रोथ हमेशा पेनफुल होती है, तो वो एक चैलेंज भी होता है अपने आप से। अब बात ये होती है आपका रिस्क कितना कैलकुलेटिव है और आप उसको कितना डिटर्मिनेशन से ले रहे हैं और आपका विल पावर उसमें कितना है, और ये चीज़ मायने रखती है। और अभी हाल ही में मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, बरेली में 2 हमने पार्क डेवलप किए हैं माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी के सानिध्य में, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और अक्षर विहार पार्क और CI पार्क हम लोगों ने डेवलप करके दिखाया है। और ये बरेली एयरपोर्ट का आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब यहाँ पे IT पार्क, बिजनेस पार्क डेवलप हो जाएंगे, हमारा यंगस्टर्स यहाँ का यहीं सस्टेन रहेगा और उनको जो भी हैंडसम अमाउंट की सैलरी पेबल होती है, चाहे वो अब्रॉड में या फिर अपने नेशन में, बेंगलोर, हैदराबाद ये लोग जाते हैं, तो अगर उनको वो हैंडसम अमाउंट की सैलरी यहाँ पेबल होगी, यहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। तो ये हमारी बरेली के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा परफॉर्म करने के लिए। और मैं यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सनस को बहुत ही हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि उनके आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइज करने की। तो हम लोग बस वो चीज़, वो जो बेसिकली डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम उसी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है ये सक्सेसफुल होगा। क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी मंच पर मौजूद हैं, तो सरकार की चूंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच से एक ऐसा आश्वासन यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, वो दें कि जिस तरह से जो इन लोग प्रयास किया है तो आगे और लोग आगे आएँ और उद्योग धंधे लगाएं। सर, एक मैं थैंकफुल और कहना चाहूँगा, अपने जितने भी MLAs, MPs, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी एक्टिव अभी वर्किंग में हैं, उनका बहुत बहुत हार्टली थैंकफुल हूँ कि वो इतना एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना टफ टाइम्स जो कि कोविड का था वो हम लोगों ने निकाला और उसके चलते भी हमारे काम भी नहीं रुके, क्योंकि हमें पूरा सिक्योर फीलिंग हुआ था और ये सब आप लोगों के वजह से है। थैंक यू। धन्यवाद। आशीष जी ने फिर से मुझसे प्रश्न किया है और मैंने अपने मित्रों को अभी सुना है। हमारी सरकार सभी उद्योग से जुड़े मित्रों को पूरा हर प्रकार से सहयोग देगी, दे रही है। उसके पीछे का कारण मुख्य रूप से ये है कि उद्योग धंधे व्यवसाय यहाँ पर खड़े होंगे और इतनी बड़ी आबादी को, पॉपुलेशन को रोजगार से जोड़ना, रोजी रोटी उनके जीवन में खुशहाली आए। हमारे बहुत सारे नौजवान अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद वो रोजगार के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। एक खराब सी व्यवस्था
बन गई थी, धीरे धीरे उसमें हमारे सभी उद्योगपतियों का सहयोग रहा है, उससे लाभ हुआ है, सुधार हो रहा है। मेरा एक बेसिक बात और इसमें से कहने का था अपने मित्रों से, जो अभी आप लोगों ने बोला, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे मेरे मित्र ने बोला, भाई ने बोला, यहाँ की जो रॉ मटेरियल जिन चीज़ों से मिलेगा, खेती मुख्य व्यवसाय यहाँ का धान, गेहूँ, गन्ना हमारे गांव में देहातों में होता है, और बरेली जिला तो मुख्य रूप से गुड़ का और शक्कर चीनी का व्यवसाय यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से रहा है। खंडसारी का उद्योग बड़ा व्यवसाय रहा, वो आज यहाँ पर लगभग जीरो हो गया, और कितने ही लोगों को गांव-गांव रोजगार इस व्यवसाय से मिलता था। और चलो वक्त की परिस्थितियाँ हैं, चीनी मिलें लगी हैं, फरीदपुर में भी चीनी मिल लगी, नवाबगंज हो गई, मीरगंज हो गई, बहेड़ी में तो बहुत पहले से थी, सिमीखेड़ा पर मिल हो गई है, तो दिशा बदल गई है, उद्योग धंधे बड़े बड़े हो गए हैं। इतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर मैं खुद बरेली से और नैनीताल रोड पर कम से कम सैकड़ों छोटे छोटे सल्फर प्लांट लगे हुए थे, आज वो धीरे धीरे बंद हो गए। बड़ा उद्योग लगता है तो छोटे उद्योग खत्म हो जाते हैं, वो शायद यहाँ पर भी दिखा, पर कितने ही लोगों को रोजगार मिलता था। खैर, मैं इस बात से यहाँ जोड़ना चाह रहा था कि जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, हमारे उद्योगपति उधर को आकर्षित होते, उस व्यवसाय में जुड़ते, शायद अभी उधर से दृष्टि हटी है। ऐसे ही यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन वाला इलाका है, देहात है, ऐसे ही धान का चावल वाला इलाका है, वो चलो चावल उद्योग गांव-गांव ऐसा धीरे धीरे डेवलप हो गया है। पर यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कृषि से मिलने वाला है, अगर शायद हमारे उद्योग धंधे उससे जुड़ते हुए कुछ यहाँ पर लगते, तो गांव के जो कृषि करने वाले, खेती करने वाले हमारे जो कृषक हैं, उनको भी कुछ और ज़रा अच्छा लाभकारी मूल्य उन्हें और मिल सकता था, उनके भी जीवन में कुछ खुशहाली आ सकती थी। और यहाँ पर हमारे मित्र लोग जो उद्योग व्यवसाय और उस तरफ को बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि मेरे मित्रों ने बताया कि हाँ, अब हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अब उद्योग धंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब वो रोजगार के लिए खुद में नौकरी नहीं चाह रहे, खुद अपना व्यवसाय लगाकर उद्योग धंधा शुरू करके और 10, 20, 50 लोगों को रोजगार देने की मानसिकता में आ गए हैं। हमारी सरकार उनका हर प्रकार से सहयोग करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों की यही सोच है। कौशल विकास एक अलग से मंत्रालय बनाकर हुनर आए और हुनर का पूरा समाज को लाभ मिले, नौजवानों को लाभ मिले, और उससे एक और अच्छी गति बने। एक इशारे में और बता देना चाहता हूँ, कभी बहेड़ी में लगभग सन 80 के आसपास, 85 के आसपास कताई मिल लगाई गई। बहेड़ी में कताई मिल है सहकारी कोऑपरेटिव की, और वो लगभग 20-22 वर्षों से बंद है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई उद्योगपति उसको लेना नहीं चाहता, पुरानी टेक्नोलॉजी से वो इंडस्ट्री बंद है, और करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ, और बंद होने के बाद से बहुत सारा बकाया घाटे में गई मिल, ऐसी स्थिति है। हमारा प्रयास है कि चलो वो भी चालू हो जाए, पर आखिर कारण क्या है? उद्योग व्यवसाय ऐसे इतना पैसा लगाने के बाद और फिर वो चल नहीं पाते। इन्हीं कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से वो लोगों को बेरोजगार छोड़ते हुए और धंधा बंद हो जाता है। हमारा प्रयास है, सरकार से हमने भी कहा है इस मिल को चालू किया जाए। ऐसे ही यहाँ पर रबर फैक्ट्री, कैम्फर फैक्ट्री, टर्पंटाइन, ये सब यहाँ बरेली में थे, आज वो सारे उद्योग धंधे व्यवसाय बंद हो गए। कितने ही लोग रोजी रोटी के लिए आज बड़े बड़े अच्छे सर्विस में लगे हुए रबर फैक्ट्री के वो चाट का ठेला लगाने की स्थिति में आ गए। ऐसा हालात भी हमने देखा है, सुना है। तो जो भी कारण रहे हों, फिलहाल ऐसा उद्योग धंधे व्यवसाय यहाँ पर फिर से बहुत बड़ी ना सही तो मीडियम क्लास इंडस्ट्रीज और विकसित हों। हमारे ये माननीय उद्योगपति
धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ेंगे। हम उनका हर प्रकार से सहयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। जिस तरह से आपने कहा, निश्चित रूप से न केवल नए उद्योगपति आएंगे, बल्कि आपको बता दें कि बरेली में BL एग्रो और नॉरिश जो है वो अब ग्लोबल ब्रांड बनने की अग्रसर है। लगभग 2500 कर्मचारी हैं यहाँ पे, 2500 करोड़ का टर्नओवर बरेली से हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने बताया, अगर सरकार की नीति और रीति उद्योग धंधों के साथ होगी तो सभी उद्योगपतियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि जो अब तक किसी तरह की समस्याएं उनको संबंधित विभागों से आती थी, उसमें भी राहत मिलेगी। आशीष भाई, मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। बरेली के उद्यमी हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं और सरकार की बहुत अच्छी मंशा है। उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल पे ज़रूर हम लोग आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, बट वो एक पुरानी प्रैक्टिस है। थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व होने में। एक जो बरेली के अंदर हम लोग उस लोकेशन की वजह से जो एक प्रॉब्लम महसूस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, बरेली में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा एक पिछड़ा, एक काफ़ी पीछे रह गया है। एक तो ईस्टर्न यूपी से हम लोग कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ये जो लखनऊ हाईवे है, ये जो एकमात्र रास्ता है ईस्टर्न यूपी तक कैच करने का, तो वहाँ से रॉ मटेरियल्स मंगाने में और यहाँ से अपने फिनिश प्रोडक्ट्स भेजने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली हो चुका है। क्योंकि पिछले 10 सालों से हम इस हाईवे को देख रहे हैं कि इस पर किसी वजह से पता नहीं काम नहीं हो पा रहा है और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है इस क्षेत्र में। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वैसे तो काम चल रहा है, लेकिन इसको और जितना जल्दी स्पीड अप हम कर देंगे तो इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिलेगा। और एक सर, चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे। थोड़ा तो रेलवे ने काम शुरू किया, जिस वजह से दाल मिलें जो मैं कह रहा था कि पीछे बंद होने के कगार पे थी, लेकिन अब वो कुछ बेटर कर पा रही हैं। क्योंकि अगर मैं रोड से देखूं, लगभग 1500 किलोमीटर दूर अगर मुझे कोई माल भेजना है तो मुझे बाई रोड 4 रुपये पर केजी का खर्चा आता है। वही रेलवे से लगभग 1.5 रुपीज़ पर केजी है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह से सर, एक सस्ता माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का रिवर फ्रंट, बेसिकली रिवर्स के थ्रू शिप्स वगैरह या छोटे जो भी होते हैं। तो ये भी, क्योंकि बरेली से कनेक्टेड कचला और ये रामगंगा वाली जो बेल्ट है, इससे भी हम लोग पीछे मीटिंग्स में मैंने ये बात रखी थी कि इस तरफ भी हमें कुछ ना कुछ प्रयास अगर हम करें तो बरेली को इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत सस्ता विकल्प है और इससे इंडस्ट्रीज को जरूर बल मिलेगा। थैंक यू सर। आपने इस तरफ इशारा किया है और निश्चित ही बरेली से लखनऊ पहुंचना और ट्रांसपोर्ट उधर पिछले कई वर्षों से एक समस्यास्पद स्थिति हो गई है फतेहगंज के क्रॉसिंग पे, और निश्चित ही कारोबार तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और कारोबार जहाँ पर प्रभावित हो गया तो उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को बहुत बड़ी संकट खड़ी होती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी निश्चित समय सीमाओं में इधर का आवागमन खुल जाएगा। दिल्ली का तो रोड का ट्रांसपोर्ट ठीक है, आपने जो और इशारा किया कि रिवर्स के माध्यम से आवागमन का, वो अभी मुझे लगता नहीं, मैं समझता हूँ वाराणसी तक तो उधर से शुरुआत हुई है, पर इधर के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि शायद इधर, बाकी उस विभाग से मेरा कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहा है, पर फिर भी गंगा की जो नदी है उसके माध्यम से हो सकता है बरेली तक का आवागमन का रास्ता खुल सकता है ये, पर अभी ये अगले का विषय, लंबा विषय है। फिलहाल अभी रेलवे के माध्यम से और रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही अभी तो व्यवस्था बनेगी। अभी मैं पिछले 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह हो गए, बाराबंकी में गया था, एक किसान के घर गया और वो सब्जी का कारोबार करते हैं और बड़ा कारोबार करते हैं, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट की वायु सेवा के माध्यम से विदेशों तक सब्जी की सप्लाई देते हैं और करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। हालांकि वो अब उद्योग तो नहीं है, पर कुल मिलाकर खेती में भी कृषि को भी उद्योग के रूप में किया जा सकता है। और मैंने कहा कैसे ले जाते हो भाई, यार ट्रांसपोर्ट का उन्होंने उपयोग किया। मैंने कहा इसमें तो बहुत महंगा बैठता है। बोले नहीं, हमारा सब पूरा सिस्टम बन गया है। इंग्लैंड और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में अच्छी सब्जी की क्वालिटी और वहाँ भेजते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात मैंने इसलिए कहा कि मैं अभी 15-20 दिन पहले उस किसान से मिला, उसने अपना पूरा, मैं उसके फिर देखने भी गया कैसे करता है वो। तो इस दिशा में भी कुछ हमारे उद्योग व्यवसायी सोच सकते हैं। वैसे बरेली पर भी वायु सेवा मिलने लगी है, तो इस दिशा में भी हमारे भाई लोग इस दिशा पे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी मेहमान अब मंच से नीचे आए और माननीय मंत्री जी जरूर मंच पर रहें। अरविंद जी, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप मंच पर आ जाएं। स्क्वायरल नट से ऋषभ मिश्रा हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा आप मंच पर आ जाएं और मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाए। और केशव मिश्रा को भी मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आ जाए। हाँ, ये तो गैस अगले नहीं किया, अपनों के बीच में रह के, और इन्होंने आपको जो है बहुत कुछ देने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि धन्यवाद देना चाहिए, नहीं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और माननीय मंत्री जी को भी अब अरविंद जी सम्मानित करेंगे। मोमेंटो लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका। तो यहां पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो खेलों को लेकर और खास प्रेजेंटेड बाय न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मिधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, केसीएमटी, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव फायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपिश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया। गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली।